नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आज क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का बकायदा हम आगाज़ करते हैं। ये सेशन 2023 से 2025 तक के तालिब इल्मों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। जी क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का अगर हम सबसे पहले देखें कोर्स कंटेंट्स, तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं। यूनिट जो 1 है वो है जी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स का मीनिंग होता है बुनियादी। जी उसके बाद सेकंड है जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम की साख के बारे में पढ़ेंगे हम, शक्ल शबाहत के बारे में। देन जी यूनिट 3 है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यूनिट 4 है जी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी नेक्स्ट है जी यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की हालतों के बारे में। देन यूनिट नंबर 6 जो है वो है जी सॉल्यूशंस के बारे में, महलूल के बारे में। यूनिट 7 जो है वो है जी किसके बारे में, जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन यूनिट 8 है जी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन के बारे में। जी सबसे पहले हम यूनिट 1 से आगाज करते हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से। जी ये पेज 1 से शुरू हो रहा है। जी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप देखेंगे जी कि मेजर कंसेप्ट जो आपको दिए जाएंगे इस चैप्टर में, जो आपने पढ़ना है वो मेजर कंसेप्ट कौन से हैं। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देख लें कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। फिर उसके बाद जी बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री से रेलिवेंट। उसके बाद केमिकल स्पीशीज हैं। देन जी 1.4 है जी एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देन है जी केमिकल कैलकुलेशन। जी इसका अगर हम देखें कि टाइम एलोकेशन क्या है जी, टीचिंग पीरियड्स क्या है जी, 12 है। उसके बाद असेसमेंट पीरियड्स 3 है और वेटेज जो है वो 10% है। यानी कि आपका जो पेपर आएगा, अगर फॉर एग्जांपल वो 100 मार्क्स का हुआ तो 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। जी अब इस चैप्टर का सबसे पहले हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ये तालब इलम को ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये यूनिट पढ़ने के बाद किन किन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम हमारी रूटीन है कि हम एसएलओ को ही डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को। क्या आया कि इस यूनिट को या इस सबक वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, ये सबक हो गया, यूनिट हो गया, चैप्टर हो गया, तो उसको पढ़ने का मकसद क्या है। तो देखते हैं जी कि क्या कह रहा है जी कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे, किस काबिल हो जाएंगे, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, पहचान सकेंगे और उसके बाद मुहैया कर सकेंगे एग्जाम्पल्स। जब आपको ब्रांचेस के बारे में पढ़ा दिया जाएगा केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब आपको उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दी जाएगी, तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से कुछ एग्जाम्पल जो हैं खुद भी बता सकेंगे, जब आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में मालूम हो जाएगा। जी नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट, फर्क कर सकेंगे अमंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनमें फर्क कर सकेंगे कि कौन सी ब्रांच में क्या काम हो रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस, मादे और चीज में फर्क कर सकेंगे। जी नेक्स्ट है जी डिफाइन, डिफाइन कर सकेंगे, बयान कर सकेंगे किसके बारे में, आइंस के बारे में, मॉलिक्यूलर आइंस के बारे में, फार्मूला यूनिट्स एंड फ्री रेडिकल्स। जी नेक्स्ट है जी उसके बाद डिफाइन, और क्या चीज डिफाइन कर सकेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है जी डिफरेंशिएट अमंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, इन तीनों चीजों के दरमियान फर्क कर सकेंगे कि कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होती हैं और मिक्सचर क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास बेस्ड ऑन C12 स्केल, एटॉमिक मास का जो आपके, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा समझाऊं
कि एटम जो है आम आंख से नजर ही नहीं आता, तो आप उसको, उसका जो मैथ है वो कैसे मेजर करेंगे? आपके पास जो कह लें कि आप दुकान पर, शॉप पर जाते हैं, वहां पर जाके जो आप शुगर वगैरह, चीनी, नमक वगैरह बाय करते हैं, उनको कहते हैं कि इतने केजी दे दें, 1 केजी, 2 केजी। वो आपको जो है उनके पास, आपने फिजिकल बैलेंस वगैरह पढ़े होंगे, उसमें मेजर कर लेते हैं। लेकिन एटॉमिकल ये इतना का नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं C12 से, कार्बन के 12 से। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान फर्क कर सकेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स एंड आयन, एटम्स और आयन में फर्क कर सकेंगे। जी नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान फर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी क्लासीफाई द केमिकल स्पीशीज फ्रॉम गिवन एग्जांपल्स, केमिकल स्पीशीज जो आपको एग्जांपल्स कुछ दी जाएंगी, कोई केमिकल फार्मूलाज दे दिए जाएंगे, उसको आप क्लासीफाई कर सकेंगे कि ये एटम है, ये फ्री रेडिकल है, ये आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। उसके बारे में आप उनको ग्रुप बंदी उसकी कर सकेंगे। क्लासीफाई का मतलब है ग्रुप बंदी करना। आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, पार्टिकल्स के जो एलिमेंट और कंपाउंड है, उनके उनको आप आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकेंगे। जी नेक्स्ट आ जाता है रिलेट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास टू मोल। जी सबको, जो एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर आपका ग्राम फार्मूला मास है, उसको मोल के साथ रिलेट कर सकेंगे, उनकी रिश्तेदारी या उनका बंधन या उनका रिलेशन क्या है, ये आप फाइंड आउट कर सकेंगे। जी नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब हाउ एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एवोगैड्रो नंबर्स कैसे रिलेट करते हैं किसी भी मोल के साथ। डिस्टिंग्विश अमंग द टर्म ग्राम एटॉमिक mass, ग्राम मोलिकुलर mass एंड ग्राम फार्मूला mass, ग्राम एटॉमिक mass, ग्राम मोलिकुलर mass और ग्राम फार्मूला mass में फर्क कर सकेंगे। चेंज एटॉमिक mass, मोलिकुलर mass एंड फार्मूला mass इनटू ग्राम एटॉमिक mass, जी तब्दील कर सकेंगे एटॉमिक mass, मोलिकुलर mass या फार्मूला mass को ग्राम में। और नेक्स्ट आ जाता है जी, जी इसमें आपके पास यही सारी चीजें हैं। अब ये देखते हैं कि थोड़ा सा जो स्टार्ट में तालब इलम है, जिनको अभी हो नो नहीं है, लेकिन जो ये लास्ट ईयर, जो अब मेरे ख्याल में 8th क्लास में तालब इलम पढ़कर आ चुके हैं साइंस में, एटम के बारे में, तो उनको SLO की थोड़ी बहुत हो नो हो जानी चाहिए, अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है। जी अब शुरू करते हैं जी, आगाज इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है जी, कि द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क्स इज साइंस, वो इल्म जो हमें सूझबूझ दे या हमें सूझबूझ मुहैया करे, इंसान को सूझबूझ या सोचने के लिए मजबूर करे, या कह लें कि इल्म मुहैया करे इस दुनिया को समझने के लिए कि ये कैसे काम कर रही है, उसको साइंस कहा जाता है। अभी हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, फैन को देखें, फैन मूव कर रहा है, ये किस बुनियाद पर, किस असूलो ज़वाबित पर मूव कर रहा है, इस चीज का जब आपको इल्म आ जाएगा तो उसको साइंस कहा जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस। पहले हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है कि जी वो इल्म जो आपको सूझबूझ या सोच मुहैया करे,
कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है, उसको साइंस कहा जाता है। अब साइंस की कहता है जी वो शाख, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कहता है जी साइंस की वो शाख जो आपको कंपोजिशन के कोई आपके पास मैटर है वो किस किस चीज पर मुश्तमिल है, कंपोज है, या ये कह लें कि वो किस किस चीज से मिलके बना है। फिर उसकी शेप कैसी है, वो चीजें जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो है आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उनकी शेप क्या बनती है। उसके बाद उसकी खुसूसियात क्या हैं, और वो रिएक्शन किस तरीके से करते हैं आपस में। इस चीज के बारे में मालूमात हासिल करना या पढ़ना आपका क्या कहलाएगा जी, केमिस्ट्री। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट, हर पहलू, एस्पेक्ट क्या है जी, पहलू, हमारे जिंदगी के हर पहलू के बारे में डील करता है, या कह लें कि हमारी जिंदगी के हर पहलू के बारे में इल्म मुहैया करती है केमिस्ट्री। उसकी वजह क्या है, अब देखें कि बायो में अगर आप पढ़ें, बायोलॉजी के स्टूडेंट इस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक सेल जो है इंसान का बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो भी केमिकल से मिलके बना हुआ है। अगर सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको देखें तो उसमें लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, वो केमिकल्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि इंसान की बुनियादी इकाई उसमें ही केमिकल मौजूद है, हर सेल में केमिकल मौजूद है। तो इंसान खुद केमिकल से ही मिलके बना हुआ है। तो उसके अलावा जो हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें खाते हैं, फूड वगैरह खाते हैं, उसमें केमिकल्स या कह लें कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो केमिकल्स भी होते हैं। जो हम रोटी खा रहे हैं, जो ब्रेड, जो रोटी हम आम रूटीन में खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो भी केमिकल है। जी नेक्स्ट चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन डेली लाइफ। साइंस और टेक्नोलॉजी हमें मुहैया किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें क्या मुहैया किया है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रोवाइड की है, या सहूलियात, फैसिलिटीज, सहूलियात मुहैया की हैं। कैसे, अब वो आगे इमेजिनेशन करवा रहा है आपको, वो कह रहा है कि सोचें, इमेजिन करें, इमेजिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। पेट्रोल के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में वो कहता है जी आप इमेजिन करें। इमेजिन कर लें जी, पेट्रोल है, अगर पेट्रोल नहीं हो तो आपकी गाड़ी चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, आपके लिए शहर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है ना जी, आपकी ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो हो जाएगी। पेट्रोकेमिकल्स के बाद आ जाते हैं जी आपके पास मेडिसिन। एक इंसान बीमार है, डॉक्टर के पास भी चला जाता है, लेकिन अगर केमिकल ना हो, मेडिसिन ना हो उसके पास, तो क्या उसको आराम आ जाएगा? नहीं। तो मेडिसिन का आप इमेजिन करें, अगर मेडिसिन ना होगी तो हमारे साथ क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एंड ड्रग्स। ड्रग्स भी मेडिसिन को ही कहा जाता है, ठीक है ना। जिस तरह जितने भी केमिकल हैं उनको ओवरऑल ड्रग्स ही कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सोप। सोप भी आपका केमिकल से मिलके बना है। तो अब सोप के देख लें जी इस्तेमालात क्या हैं जी। हम सबसे ज्यादा कह लें कि भी जो हमारे यहाँ फीमेल हैं, वो अगर सोप ना हो तो वो फिर उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिटर्जेंट्स आ गए हैं, ये भी बहुत अहम चीज है। डिटर्जेंट्स कहा जाता है उन केमिकल्स को जो दाग धब्बे, जो कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं उनको वॉश करने के लिए, जैसे आपके पास ब्लीच है, ठीक है ना। अब वो दाग धब्बे अगर आपके पास ये जो उसके अलावा जिसको आप सर्फ कहते हैं, सर्फ एक्सल वगैरह, ये सारे डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो कपड़े नहीं धोए जाएंगे सही तरीके से, उनमें वो दोबारा से चमक नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पेपर, जो आप जिस पर आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट उसके पास आ जाते हैं जी प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का इस्तेमाल सारे केमिकल ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पेंट्स, और उसके बाद पिगमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इंसेक्टिसाइड।
अच्छा, जहां पर भी ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ये लिख लिया करें, CIDES लिख लें ऊपर, ये CIDES, जहां पर भी ये लफ्ज आ जाएगा CIDES, इसका मतलब होगा कि जो ऐसा केमिकल जो किलिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, किलिंग एजेंट है। अगर वो इंसेक्टिसाइड है, इसका मतलब है इंसेक्ट को किल करने वाली केमिकल। उसके बाद आ गया पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करने वाले केमिकल। जी, विच ऑल आर फ्रूट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिकल। ये जी जितने भी अभी तक हमने ये प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, पेट्रोकेमिकल, मेडिसिन, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है जी, सम्राट हैं किसके जी, केमिकल्स के। द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट। जी, जहां पर इसके फायदे हुए हैं वहां पर नुकसानात भी हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि जी केमिकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से, इसकी ग्रोथ से क्या हुआ है, टॉक्सिक वेस्ट बहुत प्रोड्यूस हुआ है, नुकसानदेह जो मादा है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा है जी कंटेमिनेटेड वाटर, जिससे पानी गंदला हो रहा है। अब मिलों और फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है गंदला, वो नहरों में या कह लो कि दरियाओं में डाल दिया जाता है, वो इसी तरह खेतों तक आता है, इसी तरह वो प्लांट्स में, प्लांट से फिर फ्रूट्स में, वही फिर फ्रूट्स हम खा रहे हैं, उसकी वजह से बीमारियों की शरह बढ़ रही है। तो इसके अलावा आ गया जी एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस। अब वो मिलो फैक्ट्रियों के जो ऊपर चिमनी वगैरह लगी थी जहाँ से धुआं निकलता है, वो धुआं जो है वो हमारी हवा को आलूदा कर रहा है। जहां पर फायदा हो रहा है वहां पर नुकसान भी हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। जी, उस इसके अलावा दूसरी साइड अगर देखें तो केमिस्ट्री ने क्या किया है, केमिस्ट्री के इल्म ने हमें क्या किया है, क्या सहूलत मुहैया की है, इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है। अब हमें केमिकल्स के बारे में पता है कि कौन से केमिकल किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। केमिकल जो जो मेडिसिन वगैरह हैं, या ये कह लें कि जो छोटा नौमौलूद बच्चा होता है, वो डॉक्टर उसको रेकमेंड कर देती हैं, खासकर आजकल नीडो या इस तरह के जो मिल्क पाउडर चल रहे हैं, वो खास किस्म के उसमें कह लें कि एलिमेंट्स या केमिकल्स मौजूद होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी हेल्थ जो है बेहतर हो जाती है। एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स। और उसके अलावा क्या है जी, जो कुदरती जरिए हैं वो एक्सप्लोर किए हैं, हमें उनके बारे में मालूम हुआ है, और फिर दूसरा है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। आप सिंपल सा देखेंगे, जो आपके केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो ये कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि वो उनको स्टोरेज कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है केमिकल के जरिए। वो पैकिंग में आ रहे, किन पैक में होता है ये आपके आड़ू वगैरह या इस तरह की जो चीजें हैं, जब उनका सीजन नहीं भी होता है तो तब भी वो आप उसका मिल्क शेक या इस तरह की चीजें बना लेते हैं। उसके अलावा आप केमिकल का अगर देखें इस्तेमाल करके, जो अचार वगैरह है, या आप जो आपके दूसरे फूड्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उनकी। सिंपल सा है, अगर आम है, अच्छा आम का अचार ही होता है ना, अगर आम को आप वैसे ही कट करके पीस रख देंगे तो वो क्या इतनी देर निकाल सकता है जितना वो आपके वो ऑयल के अंदर और उसमें जो केमिकल डाले होते हैं उसमें रहता है, वो 2-2 साल तक भी पड़ा रहता है। लेकिन अगर बाहर है वो 3 दिन, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। तो केमिकल से वो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, ब्रांचेस पढ़नी है केमिस्ट्री की, उसके बाद बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है, और देन क्या है जी, केमिस्ट्री का कंसेप्ट पढ़ना है। अभी तक इस जो हमने पढ़ा इसमें 2-3 चीजें हैं हम। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन, फिर जी हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अलावा केमिस्ट्री का कुछ रोल पढ़ा है, उसके फायदे पढ़े हैं, और उसके कुछ नुकसान पड़े हैं। और ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे सामने हम देख चुके हैं। पेट्रोल भी हमने देखा हुआ है, मेडिसिन भी देखी हुई है,
सोप भी देखा हुआ है, डिटर्जेंट जो आपको कहा है ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, ये भी देखे हुए हैं, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, ये सारी चीजें हमने देखी। ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को हम आम जुबान में स्प्रे कह देते हैं, कीड़े मार स्प्रे, ये हमने देखी हुई है, हम रोजमर्रा जिंदगी में हम ये चीजें देखते हैं। ठीक है ना। फिर इंडस्ट्री के बारे में हमें भी पता है, चिमनी में से धुआं निकलता है और जो वेस्टेज होता है वो नुकसानदेह होता है, वही चीजें लिखी हुई हैं। जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इट इज अ फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। ये हकीकत है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो केमिकल्स की है, वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इवन कि इंसान का सेल जो है वो भी केमिकल से मिलकर बना है। वी all डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर वाटर। वी all, हम जितने के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसानों समेत दूसरे जानवर, सब के सब डिपेंड करते हैं किस चीज पर? सबको किस चीज की जरूरत है? वाटर की, पानी की। उसके अलावा हमें सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है फॉर देयर सर्वाइवल। जिंदगी की बका के लिए, जिंदगी जिंदा रहने के लिए कहने कि हमें पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इन चीजों की जरूरत है। जी। टुडे केमिस्ट्री हैज अ वाइड स्कोप इन आर। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा आ गया, वाटर जो है ये भी तो केमिकल ही है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये वाटर एक मालिक्यूल है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। जी। टुडे केमिस्ट्री हैज अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। आज के दौर में केमिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा, कह लेंगे, इसका स्कोप है, फ्यूचर है हमारी जिंदगी के हर पहलू में। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसका मेडिसिन से जरूर नाता होगा, लाजमी तौर पर उसको मेडिसिन याद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आगे इन फ्यूचर जब वो फील्ड में आएगा, प्रैक्टिस करनी है, तो उसने मरीजों को मेडिसिन ही रेकमेंड करनी है ना। अगर इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं तो वो जो आपके केमिकल्स हैं, इंजीनियरिंग जो है वो आपके, वो जब वो ये रोड वगैरह बनाते हैं या कह लेंगे पुल वगैरह बनाते हैं, जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो सारे केमिकल्स हैं। सीमेंट जो है आपके पास केमिकल्स है। ठीक है ना। तो हमारी जिंदगी के किसी भी पहलू की तरफ हम गौर करेंगे तो केमिकल्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। अब केमिस्ट्री को ज़ाहिर है ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में ही केमिकल्स इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसको समझना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसकी ब्रांचेस बना दी हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? सबसे पहले है जी फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। फिजिकल केमिस्ट्री में हम मेन दो चीजें हैं जी, रिलेशनशिप पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं किस किस चीज का? कंपोजिशन का और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी केमिकल किस किस चीज पर मुश्तमिल है, कंपोज है, किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। और फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर पहले हमने वाटर के बारे में पढ़ा है, पानी के बारे में पढ़ा है। पानी जो है आपके पास देखो, उसकी कंपोजिशन हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है जी, हाइड्रोजन है दो और एक ऑक्सीजन का एटम है। फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं जी कि उसकी, उसका रंग कैसा है, पानी का रंग कैसा है? बेरंग है। उसकी शेप कैसी है? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी माया होता है,
या लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, उसको जिस बर्तन में अंडेला जाता है उसकी उसी तरह की शेप हो जाती है। ये ये चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में पढ़ना, और इनका फिर आपस में रिलेशन क्या है, दोनों का, कंपोजिशन का और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। देखें यही पानी है, जब आप इसको फ्रिज में बर्फ वाले खाने में रखते हैं, पोर्शन में रखते हैं, तो क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है। कैसे हो गया, कहाँ पर वो लिक्विड था वो सॉलिड में चला गया, उसकी कंपोजिशन चेंज हुई, कैसे हुई, और चेंज होने की वजह से क्या हुआ। इन चीजों के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया इसके बारे में। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम आर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिर मॉलिक्यूल कैसे बना है, और फिर बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का बिहेवियर कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड्स। लिक्विड, अभी लिक्विड की बात की है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, उसको जिस बर्तन में डाला जाए उसी तरह की शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है ना। और सॉलिड के बारे में उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में पढ़ना। एंड द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अब वो जो फ्रीजर में बर्फ वाला पोर्शन होता है उसमें टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ही पानी जो है वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हुआ, ठीक है ना। वो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया वो देखते हैं हम। आर रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड, या फिर उसके अलावा रेडिएशन का क्या असर है। रेडिएशन यानी कि शुआएं, इवन के इसका इस्तेमाल तो अब यहाँ तक हो रहा है कि आप आपने देखा होगा कि अक्सर वो जी एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी जो मेडिकल स्टूडेंट्स का इन चीज़ों से, बायोलॉजी वालों का, जी के बगैर ऑपरेशन पथरी का इलाज। वो क्या करते हैं, रेडिएशन जो है इंसान के जिस जगह पर वो स्टोन वगैरह होता है वहां से गुजारती हैं, तो वो स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। अब वो रेडिएशन का इफेक्ट पड़ना है कि क्या हो रहा है उस पर, कैसे टूट गया, ठीक है। इस चीज को कहा जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल के बाद आ जाती है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब देखें दो चीजें आ गई हैं, फिर वही उसमें दो चीजें थी, कंपोजिशन और फिजिकल रिलेशन। इसमें क्या चीज है जी, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और फिर उसके डेरिवेटिव्स। कि कार्बन और हाइड्रोजन जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होगी। और उसके डेरिवेटिव जो हमने इस टर्मिनोलॉजी के बारे में फिजिक्स में ही पढ़ा है, ड्राइव क्वांटिटी से माखूज, जो उससे रेलिवेंट जितने भी होंगे, मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हुआ, और उससे के अलावा जो मर्जी उसके साथ केमिकल अटैच हो, उसके बारे में स्टडी क्या होगी जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जी, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज, और इनको लेबोरेटरी में भी तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होती है वो क्या करते हैं जी, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड केमिकल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट यानी कि ऐसे साइंसदान जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलिवेंट रिसर्च करते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट कहा जाता है। अब वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किस चीज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी खसूसियात के बारे में। चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं कुदरती तौर पर पाए जा रहे हों, चाहे वो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हों। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम। इस ब्रांच में क्या है जी, पेट्रोलियम आ जाता है, पेट्रोकेमिकल आ जाती हैं, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इन फ्यूचर यानी कि जो तालिब इल्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड होगा, वो जो है इन फ्यूचर इन फील्ड में जाकर जॉब कर सकता है, पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद आ जाती है जी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except
दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा इकट्ठा। ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऑर्गेनिक में नहीं, जो कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों ही एक कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल में इकट्ठे होंगे देन वो ऑर्गेनिक है। लेकिन उसके अलावा एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा आपके जो कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अलावा जितने भी आपके कंपाउंड होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके उनसे रेलिवेंट जितने भी कंपाउंड होंगे। इट हैज एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट। अभी थोड़ी देर पहले सीमेंट के बारे में बताया था कि भी वो भी केमिकल भी है। इसकी एप्लीकेशन क्या कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है हमारी जिंदगी के हर पहलू में, खासकर केमिकल इंडस्ट्री में देखें तो ग्लास की इंडस्ट्री में जहाँ पर शीशा वगैरह तैयार होता है, सीमेंट जहाँ पर तैयार होता है, फिर सिरामिक्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ये और जो होता है जब आप जमीन से पहाड़ों को खोद कर चीजों को निकालते हैं, मादनियात को निकालते हैं, तो वो खालिस हालत में नहीं होती, उसमें मट्टी डस्ट और डिफरेंट किस्म के दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। उस चीज को ओर्स कहा जाता है। उसमें से आप जो है मेटल्स को, धातुओं को जब अलग करते हैं, उस इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा, मेटलर्जी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, बायो केमिस्ट्री। जी बायो के बारे में पहले भी जब हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, बायोलॉजी का लेक्चर हो चुका है पहला, पहले चैप्टर का। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का क्या मतलब है, लाइफ। बायोलॉजी जब समझाया था उसमें समझाया था ना, लॉजी का क्या मतलब है, स्टडी, और बायो का मतलब क्या है, लाइफ। अब क्या आ गया जी, बायो, और आगे केमिस्ट्री लिखा हुआ है। तो नाम से ही कुछ ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि ऐसे केमिकल्स जो लाइफ को डील करते हैं। जी बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखते हैं जी। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी इसमें हम क्या जी बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, शक्ल, कंपोजिशन के कौन कौन से केमिकल पर मुश्तमिल है, एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस, और जो चीजें मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो चीजें पाई जाती हैं उनमें केमिकल की क्या कंपोजिशन है, उनकी शक्ल कैसी है, और उनके केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि जो खुराक हम खाते हैं वो स्टोमक में जाती है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही वो खुराक हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको निकाल कर हमारे ब्लड में शामिल किया जाता है, हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो हम रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उससे जो एनर्जी मिलनी है वो हमारे स्टोमक में जाकर केमिकल रिएक्शन होने हैं, उसके बाद ही उधर से एनर्जी मिलनी है और रेलिवेंट केमिकल हमें मिलने हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो हमारे ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स या कह लें कि केमिकल्स हमारे ब्लड में शामिल होंगे। It covers all chemical processes taking place in living organism। इस बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जितने भी अमल इंसानी जिस्म में या किसी भी जिंदा चीज में वकूफ पजीर होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे हमने इसमें स्टडी करने हैं बायोकेमिस्ट्री में। सच एज सिंथेसिस, तो कोई चीज जो बनती है वो कैसे बनेगी, किस केमिकल रिएक्शन से। मेटाबॉलिज्म, जो हम खुराक खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी को बताया ना कौन सा केमिकल, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स, जो हम मिल्क वगैरह पीते हैं उसमें प्रोटीन होता है। एंड फैट्स, इन चीजों की मेटाबॉलिज्म, इनकी ब्रेक डाउन कैसी होती है, इस चीज के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtained energy।
अभी पहले मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन से एनर्जी मिलती है, केमिकल की ब्रेक डाउन से, केमिकल रिएक्शन के जरिए केमिकल की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी निकलती है। अब जी वो कह रहे हैं कि जी बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच जो है, बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो कब इमर्ज हुई है, कब लोगों के सामने आई है, जब साइंसदानों ने या केमिस्ट ने ये स्टडी शुरू किया है कि एनर्जी कैसे जिंदा चीजें हासिल करती हैं केमिकल से। जो केमिकल्स हम खाते हैं, जो फूड वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, उसमें से एनर्जी कैसे जिस्म में आती है, उसकी जब से स्टडी शुरू की है तब से कह लें कि ये एक नई ब्रांच के तौर पर सामने आई है। फ्रॉम फूड आर हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस आकर ड्यूरिंग आ डिजीज। और फिर एक बीमारी के दरमियान, बीमारी के दौरानिए में जब इंसान बीमार होता है तो जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल क्या चेंजेस होती हैं। ज़ाहिर है हम तो केमिकल खा रहे हैं, डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देते हैं वो केमिकल है। वो केमिकल्स, देखें जी सर में दर्द हो रही है, आपने डिस्प्रिन खाई, वो स्टोमक गई, सर की दर्द कैसे हट गई? वो केमिकल सर तक कैसे पहुंचा? इन सारी चीज़ों की स्टडी किस में आएगी? बायोकेमिस्ट्री में। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जी नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है कि इंडस्ट्री के बारे में, जो केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसके बारे में होगी। कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल क्या क्या मतलब? कि देखिए जी आप केमिकल तैयार करती हैं लेकिन अपने जाती इस्तेमाल के लिए उसको तैयार करती हैं, नहीं। कमर्शियल स्केल के लिए क्या मतलब होगा कि आप जो केमिकल तैयार करती हैं वो सेल करने के लिए तैयार करते हैं लोगों को। ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ती आए हैं पेंट्स वगैरह, तो पेंट्स क्या है, जो पेंट्स तैयार करती हैं तो वो सेल करने के लिए तैयार कर रहे हैं ना। लोग पेंट्स खरीदते हैं, फिर दीवारों पर वगैरह पेंट्स वगैरह करते हैं, या इस तरह के जो भी और इसके अलावा इस्तेमाल आते हैं। तो जो पेंट है वो केमिकल्स हैं। वो जो पेंट तैयार हो रहा है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर, जब वो इंडस्ट्रियल लेवल पर तब उसको कहा जाएगा जब आप उसको कमर्शियल लेवल पर यानी कि बेचने के लिए तैयार करें, ठीक है ना। इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें हमने क्या पढ़ना है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है? बनाना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स कंपाउंड, के जब हम केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग करें, तैयार करें, बनाएं, किस लेवल पर? कमर्शियल लेवल पर। इस कार्ड क्या है जी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा इसमें अब क्या क्या डील करेंगे हम? इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया अमोनिया कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम ज्यादातर कौन से केमिकल्स के साथ डील करते हैं? ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन तो हवा में मौजूद है। लेकिन ये देखें जब वो कोई पेशेंट जो है उसके सांस का कोई मसला है तो उसको बकायदा ऑक्सीजन लगाई जाती है, वो वेंटिलेटर के जरिए, इक्विपमेंट्स के जरिए उसके नोज को और माउथ को प्रेशर के साथ कह लें कि ऑक्सीजन उसके जिस्म में दाखिल की जाती है जब उसको सांस में प्रॉब्लम होता है। तो वो ऑक्सीजन ज़ाहिर है वो कमर्शियल लेवल पर है, वो जो बनाते हैं वो आगे कह लें कि मेडिकल फील्ड को सेल करते हैं। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन जो है ये ज़्यादातर जो आपके वाटर वगैरह है, जो पानी, जो आपका कह लें कि वाटर सप्लाई का पानी आता है, डिफरेंट जो कह लें कि कंपनीज हैं जो पानी घरों तक प्रोवाइड करते हैं पाइपलाइन के जरिए, तो जब उनकी वो सफाई वगैरह करनी होती है तो वो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, पाइपलाइन की और कह लेंगे पानी वगैरह की क्लोरीनेशन की जाती है। उसके बाद अमोनिया, कास्टिक सोडा और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपके खाद्य वगैरह हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। ये नेक्स्ट है, दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज। वही आप बात आ गई ना कि ये तो केमिकल हैं। इन सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वगैरह जो है ये केमिकल है। अब पहले क्या होगा, एक इंडस्ट्री ये तैयार कर रही है, सेल कर देगी, दूसरी इंडस्ट्री क्या है जी, इनको आपस में मिक्स अप करके खाद तैयार करेगी जो वो आगे किसानों को सेल करेंगे।
अब वही कह रहा है कि जी मैनी अदर इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल के तौर पर खाम माल, रॉ मटेरियल कहा जाता है खाम माल। उसमें कौन कौन से किसके लिए है जी? सच एज फर्टिलाइजर, सोप्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर एटसेट्रा। जी नेक्स्ट आ गई जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। जी ये क्या है जी? रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन, एटम्स के अंदर से रेडिएशन निकलती है, शुआएं निकलती हैं। अभी तो खैर वो थोड़ा सा हो गया आपके पास, अभी टेक्नोलॉजी आ गई जदीद। अभी वो हम जो है कह लें कि पिक्चर्स वगैरह जो हैं, जो पुराने दौर में होता था पिक्चर्स वगैरह, यानी कि जो आप हार्ड कॉपी में पिक्चर निकालते थे कलर्ड, वो वैसी पड़ी रहती थी, तो उसके ऊपर से वो खराब होना शुरू हो जाती है कुछ अर्से के बाद। वो केमिकल्स की रेडिएशन की वजह से खराब होती है। जी अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने क्या करना है जी? रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, और न्यूक्लियर के प्रोसेसेस अवामल के बारे में और उसकी खसूसियात के बारे में पढ़ना है। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द अटॉमिक एनर्जी। इसका सबसे ज्यादा जो कह लें कि ताल्लुक है किसके साथ है जी? अटॉमिक एनर्जी के साथ है। एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ, और इसका रोजमर्रा जिंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। किसका जी? एटॉमिक एनर्जी का। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एन एनिमल। इसके अलावा क्या है जी? इसकी स्टडी में हम क्या करते हैं, जो केमिकल्स जो है वो इफेक्ट करते हैं या उसका जो रिजल्ट होता है, हम क्या करते हैं जी? उसको विद इन द एनिमल्स केमिकल्स को भेज दिया जाता है, और फिर उसकी रेडिएशन जो निकलती है उससे एनिमल्स या जानदार या जानवर जो हैं उस पर क्या इफेक्ट हो रहा होता है, उसके बारे में स्टडी करना है। और बहुत सी डिजीज, टेक्नोलॉजी के दौर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बाद केमिकल जो होते हैं जब उस पर कह लें कि रेडिएशन फेंकी जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लोरिसेंस देते हैं, कलर देते हैं। अब क्या होता है कि वो जब कोई डिजीज डायग्नोज करनी होती है, वो केमिकल इंसर्ट किया जाता है। केमिकल इंसर्ट करने के बाद उसको, जो आपका मेन टारगेट होता है, जहाँ पर जाके वो केमिकल वो जाके अटैच होता है, जहां पर कह लें कि बीमारी है वो वहां पर जाकर अटैच होगा केमिकली। और जब वो फ्लोरिसेंस श्वाइन एक्सरे वगैरह या इस तरह का फिनोमेना किया जाएगा, तो वहां पर बकायदा कह लें कि भी फ्लोरिसेंस होगी, रोशनी होगी, और वो वहां पर वो वाज़ेह तरीके से पता चल जाएगा कि उस जगह पर क्या इफेक्ट है इंटरनली। प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स, इट हैज। अच्छा जी इसके अलावा प्लांट्स के बारे में क्या है जी? प्लांट्स में हम करते हैं बकायदा डिटेक्ट करते हैं। जब हम आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है जी कि जाइलम टिश्यू के जरिए क्या होता है जी, फ्लोएम टिश्यू के जरिए क्या होता है, जाइलम टिश्यू के जरिए वो पानी के बारे में हमें आई थिंक कि पानी जो है जमीन से जड़ें ऊपर को जो पानी जाता है वो जाइलम टिश्यू के जरिए है। फिर जो पत्तों में फ्रास बनती है वो पूरे जिस्म में, तने में और बॉडी पार्ट्स में जो है पौधे के फ्लोएम टिश्यू के जरिए जाती है। तो हमें कैसे पता चल गया फ्लोएम तो प्लांट के अंदर मौजूद है? वो केमिकल्स का इस्तेमाल करके ही उसके इंटरनली उसका वो देखा जाता है कि ये इसका पैसेज क्या है। वो क्योंकि वो आपको बताया कि केमिकल क्या है जी, वो जब हम रेज उसके ऊपर लगाते हैं, कह लें कि रेज वगैरह का इफेक्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, फ्लोरिसेंस देती हैं। उससे हमें क्या पता लगता है कि इस वक्त जो केमिकल हमने दिया है, टारगेट केमिकल है जो पौधों को दिया है, वो किस जगह पर पहुंच चुका है और किस रास्ते के जरिए गया है। क्लियर है? इट हैज वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या है जी? बड़ी बड़ी डिवाइसेस हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आजकल आपको पता है कि जी बिजली की कितनी किल्लत है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है एटॉमिक एनर्जी एटम से मिलती है हमें। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए हम उस एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। खैर इसमें अभी पाकिस्तान में कह लें कि अभी काम स्टार्ट है, बाकी कंट्रीज में कुछ ऐसी हैं जो डेवलप कंट्री है, वहां पर ज्यादा है। हमारे यहाँ
जो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए ज़्यादा कॉस्टली, हम पेट्रोल से ज़्यादातर बना रहे हैं, पेट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी बर्निंग से या जिस भी फिनोमेना से, वो डिटेल से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये है कि पेट्रोल पहले ही महंगा है, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा कॉस्टली होगी। जी नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट किसको कहा जाता है? आबो हवा को, माहौल को। तो ये नाम से दार होगा कि हमारे इर्द गिर्द हवा में, माहौल में कौन कौन से केमिकल हैं, उसके बारे में स्टडी करना। कहता है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हम आबो हवा में, हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से केमिकल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट। और इंसान की एक्टिविटी से माहौल पर क्या असर हो रहा है। देखिए जी, जो हम मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, उससे धुआं निकलता है। ये इंसानी एक्टिविटी है ना, गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह चलाना। तो उससे जो धुआं निकला है वो कहाँ जाएगा? हमारे इर्द गिर्द हवा में जाएगा ना, आबो हवा में जाएगा। तो उससे क्या होगा? आबो हवा खराब होगी। तो हम इंसानी एक्टिविटी से जो इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में भी हमने पढ़ना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेज ऑफ लाइक बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री जो है वो दूसरी ब्रांचेज जो है साइंस की, उससे डील भी करती है। बायोलॉजी से करती है, फिर जियोलॉजी से करती है, इकोलॉजी से, सॉइल से एंड वाटर। उसके बाद आ जाता है द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। पोल्यूशन आप छोटी क्लासों में पढ़ के हैं, आलूदगी को कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं जी कि इस चीज का इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि हम माहौल में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस वकूफ पजीर हो रहे हैं माहौल में, उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रही है उसके में हम क्या करें, पोल्यूशन को कम कर सकें या माहौल को बेहतरी की तरफ ला सकें। इसलिए भी इसको पढ़ना जरूरी है जी। नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच जो है आपकी केमिस्ट्री की, वो है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिट एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। आम जुबान में इसको कहा जाए तो हिसाब किताब लगाना। अब इसको पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। इसमें क्या है जी कि सेपरेशन के केमिकल्स को अलग कैसे कैसे किया जाए, और दूसरा क्या है जी, आपको एक केमिकल दे दिया जाएगा जी, प्रैक्टिकल के तौर पर क्या होता है जी, आपको केमिकल दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है जी ये बताएं कि कौन सा केमिकल है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करके कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस आप करेंगे, उससे फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, उसके कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद फिर आप उससे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसकी कलर में चेंज आ रहा है या उसमें क्या तब्दीली आई है, जो आपने वो मेमोराइज किया होगा कि अगर ये इफेक्ट होगा तो ये केमिकल है, ये वाला इफेक्ट होगा तो ये केमिकल है। तो वो अब फिर आप उससे एनालिसिस करते हैं। इसमें आपने सैंपल को आइडेंटिफाई करना है जो भी आपको दिया जाए। द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रियर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अलैदगी में आपने दो चीजों को देखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना है, क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव में आपने क्वालिटी को देखना है कि उसकी क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटेटिव में आपने देखना है कि उसमें कितनी क्वांटिटी है डिफरेंट केमिकल। ठीक है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड, अब ये डिटेल आ गई जी। कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्वालिटी में क्या है जी, वो आइडेंटिटी देता है, शनाख्त के बारे में बताता है कि कौन सा केमिकल है। कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। इन सैंपल में जो आपको सैंपल दिया गया उसमें डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उसकी तादाद कितनी कितनी है हर एक की, उसके बारे में आपने बताना है। हैंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर एनालिसिस आर स्टडीज। अब पहले मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें आपने डिफरेंट किस्म की टेक्निक का इस्तेमाल करना है और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के आलात का, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड। इसमें आप क्या जी, फूड के बारे में, वाटर के बारे में, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस के बारे में इस
स्कूल में पढ़ते हैं। अभी लास्ट में ये थोड़े दिन पहले ना क्या हुआ है कि असिस्टेंट मिनिस्टर साहब ने जो है तकरीबन 7,000 लीटर दूध जो है वो डिस्कार्ड किया है, जाया करवाया है। वो कैसे पता चल गया हमें कि वो 2 नंबर है, या उनको कैसे पता चल गया कि वो 2 नंबर है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए। क्यों? क्योंकि ये देखें वो कह रहा है जी कि कवर्स फूड। अब वो क्या करते हैं, उसके पास उनके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं और डिफरेंट टेक्निक। ज़ाहिर है उन्होंने इस फील्ड में एक्सपर्टाइज किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है फूड माइक्रोबायोलॉजी में, और उन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में उनको हाउ नो है, उनको टेक्निक्स का पता है, और फिर उनके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। उन इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्होंने उसको डिटेक्ट किया है कि इसमें ये प्योर जो है वो मिल्क नहीं है, बल्कि इसको डिफरेंट केमिकल डालकर बनाया गया है। तो वो उसी वक्त वो 7,000 लीटर वो जो मिल्क है डिस्कार्ड करवा दिए, क्योंकि वो डिफरेंट केमिकल्स थे। ठीक है ना? ये जी आपका आज का ये कहने के भी जो है हमने, अगर एक्सएलओ में देखें तो हमने सबसे पहले तो प्रोवाइड आइडेंटिफाई प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और उनकी एग्जांपल्स तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा है फिर डिफरेंशिएट अमंग द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस में आप डिफरेंशिएट हम कर सकेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि जी हमने हवा में देखना है कि कौन कौन से एटम पाए जाते हैं, जो कौन सी ब्रांच होगी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर आपको कहा जाए कि जी हमने जानवरों के अंदर देखना है कि कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना? इस चीज को कहा जाएगा डिफरेंशिएशन। अब ये दो टॉपिक आपके कह लें कि कवर हो चुके हैं, दो एसएलओ कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है मेट्रो सब्सटेंस और आयंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही लेक्चर काफी है जी। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।